नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीवन पथिक के अंक में आजकल बिल्कुल सामान्य विषयों पर बात कर रहे हैं। यदि हम आपसे मिलें और आप ये सोचे मेरे बारे में कि देखिए ये एक चैनल चलाती हैं और इनका बिहेवियर ऐसा है, और यदि एक फिल्म एक्टर आपसे मिले और उसका बिहेवियर आपके साथ पोलाइट ना हो, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि उसके अंदर अहंकार इस बात का है क्योंकि वो फिल्म एक्टर है। लेकिन हमारे साथ जो विद्वान जुड़ते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप चिर परिचित हैं, और जिनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, एक मीठी सी मुस्कान और वाणी में मधुरता और अपनापन, सरलता, सहजता सब कुछ होती है, तो उनसे मिलकर ये जरूर लगता है कि वाह, इतनी बड़ी पर्सनालिटी और इतने विनम्र। तो आज अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का स्वागत करें इस अंक में। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। इस स्वागत से मैं अभिभूत हूँ मेनका जी। आपका भी अभिनंदन इस कार्यक्रम में। गौतम जी, एक बात तो जरूर है कि आम व्यक्ति से हटकर एक आर्टिस्ट, आर्ट का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं आर्टिस्ट बोल रही हूँ कि उसकी पहचान, उसकी व्यक्तित्व, उसका पर्सनैलिटी, ये सब कुछ चर्चा के योग्य है। यानी इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो हम इस तरह के चैनल्स करके हमें बताते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके साथ साथ आप स्टेज प्ले करते हैं, आपने कविताएं लिखी, आपने कहानियां लिखी, और आपके पीछे की किताबें देखकर हमारे सभी दर्शक इतने दिनों में समझ गए हैं कि आप अ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। यानी बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन सहजता, विनम्रता भी उतनी ही कूट कूट के भरी है। तो आप बताइए कि अगर एक आर्टिस्ट है तो उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए ये तो वही कहा जा सकता है जो बड़े लोग बता गए हैं। बड़े लोग बता गए हैं मतलब बड़े लोग अपने व्यवहार से बता गए हैं। जी। क्योंकि अ, जो सिखाता है वो करके बताता है। जी। अगर आप कभी देख रहे हैं कि शेर अपने बहुत छोटे छोटे दो बच्चों के साथ एक पानी वाला एरिया है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बीच में पानी है, तो वो खुद पार कर रहा होता है, पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर बच्चे डरते हैं या बह जाते हैं तो वो फिर मुड़ के फिर उनको सिखाते हैं। पशु पक्षियों में देखने को मिलता है ना, वो खुद करके बताते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। मनुष्य में ये देखा गया है कि वो बताता है बिना किए। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो आपने भी ऐसा देखा होगा कि पहले जो डॉक्टर्स होते थे, जो टीचर्स होते थे, और जो जर्नलिस्ट होते थे, उनका पहनावा कितना सिंपल होता था। और वो अपने व्यवहार से ये बताते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्या होता है। माने विद्या ही उनकी पोशाक हुआ करती थी, या गुण, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई टीचर हो, शिक्षक हो। आर्टिस्ट में उनके पहनावे में एक खास तरह की चीज होती थी जिसको हम लोग कह सकते हैं एस्थेटिक्स। उससे लग जाता था कि ये आर्टिस्ट है। ये अभी से 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। 30-35 साल पहले तक रविशंकर जी ने अपनी किताब में किशन महाराज जी का उदाहरण देके लिखा है कि आर्टिस्ट को कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ये किशन महाराज जी को देख के सीखना चाहिए। लेकिन उसके बाद होता ही ये गया, सारे प्रोफेशंस में लोगों के कपड़े और पोशाक तो निखरते गए, विद्या कहीं पीछे जाती गई। और आर्ट के फील्ड में देखिए, आर्टिस्ट के जीवन में भी ऐसा ही आया कि पोशाक तो बहुत खूबसूरत होता है, वो बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि उनको कौन सा अलंकरण मिला है। लेकिन आर्ट या विद्या के लेवल पर वो बहुत ही सरफेस पर
व्यवहार जगत में दिखते हैं जब भी वो कुछ प्रस्तुत करते हैं। एक बार मेरे साथ एक युवा तबला शिल्पी, मुझसे काफी उम्र में छोटा, बीएचयू में कार्यरत है और अभी भी लगातार वो स्टेज परफॉर्मर भी होते हैं तबला में, संगीतकार के रूप में। तो एक बार मैं यहाँ के बहुत ही शीर्षस्थ तबला वादक के पास ले गया, जो मुझे बहुत स्नेह करते थे और वो मानते थे कि यही एक शहर में संगीत समीक्षक हैं। वो किशन महाराज जी से भी उम्र में बड़े थे और किशन महाराज जी के जो पिताजी थे, अरे ताऊ जी कहा जाए, कंठे महाराज जी, उनके शिष्य थे। उनका नाम है पंडित आशुतोष, कविराज आशुतोष भट्टाचार्य जी। तो उनके यहाँ प्राय में जाता था मैं, तो मेरी तो पूरा मेरा जीवन ही बीता है संघ में। तो जब कभी हुआ शाम को चले गए, कुछ बातें की, कुछ सीख लिया, बहाने से कुछ गुण चुरा लिए। तो एक बार उस युवा तबला वादक ने भी मुझसे कहा कि मुझे भी ले चलिए साथ में। ऐसे कई युवा तबला वादक जैसे मेरे साथ आशु बाबू के घर गए थे, जिन्होंने ही संकेतन बच्चों संगीत समारोह वगैरह आरंभ करने की प्रेरणा दी। वैसे कई लोग, कई युवा गायक वगैरह भी जो आज थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित है शहर में, वो मेरे साथ किशन महाराज जी के पास भी जाते थे। वो डरते थे कैसे जाएंगे। तो जब मैं आशु बाबू के यहाँ हम लोग बैठे, चाय वाय पिया गया, जब लौटने लगे तो वो अपने कमरे से उठ के उतनी उम्र में बिल्कुल दरवाजे तक छोड़ने आए। तो मेरे साथ जो युवक थे तबला वादक, वो आशु बाबू भी तबला वादक हैं। तो उन्होंने दरवाजा खोलते हुए सी ऑफ करने आए थे और बोला उनको कि देखो, तुम लोग की पीढ़ी में तीन चीजें बहुत देखने को मिलती है। और तबला वादक जो युवा थे, उनका नाम बताने में मुझे कोई वो नहीं है, ललित कुमार नाम है, प्रतिष्ठित तबला वादक है हमारे शहर में। तो आशु बाबू ने ललित से कहा कि देखो ललित, तुम लोग की पीढ़ी में तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो कुर्ते की लंबाई लगातार बढ़ते रहना, बढ़ते जाना। और दूसरा देखने को मिलता है कि रियाज कम से कम करना। और तीसरी चीज देखने को मिलती है कि दूसरे की प्रशंसा कभी नहीं करना। आजकल तुम लोग की पीढ़ी में ये तीन चीजें खूब देखने को मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई अगर सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, शर्मिंदा हो सकता है। तो मुझे तुरंत याद आया नौशाद साहब की बात, जो हम लोग दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान मुलाकात में जो हम लोग की बातचीत हुई थी। ये 1989 की बात है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अनिल चैटर्जी थे, एक कोई और थे, और नौशाद साहब भी थे। जो एंकर थे उन्होंने बताया कि आपने इनसे बात कर ली, अनिल चैटर्जी से बात कर ली, अब आप इनसे भी बात कर लीजिए। तो सब बोले कि नौशाद साहब हैं कहाँ। नौशाद साहब एक जो जाड़े में इसको मंकी कैप पहन होता है वो पहन के बैठे थे। लेकिन लोगों ने रुचि नहीं ली, क्योंकि ज्यादातर जो फिल्म क्रिटिक होते हैं वर्ल्ड से आए हुए और देश के भी, एक्रीडेटेड जिनको कहते हैं, मान्यता प्राप्त, हर जर्नलिस्ट नहीं जा सकता वहाँ। तो वो लोग भाग रहे थे दूसरे हीरो हीरोइन और विदेशी फिल्म और डायरेक्टर्स मिलने। तो फिर हमने नौशाद साहब से कहा कि आइए हम लोग, बहुत ठंड है, जनवरी की ठंड है दिल्ली की, हम लोग घास पे बैठते हैं धूप में। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सी बातें होने लगी। उसमें जो बात अभी उल्लेख के योग्य है वो सिर्फ कह रहे हैं, उनके पास कोई प्रोड्यूसर गया था और वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सिनेमा में गाने बनाएं, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। तो नौशाद साहब ने कहा कि मैं भी एक फिल्म का काम कर रहा हूँ और मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं एक समय में एक ही काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत गुजारिश है, मेहरबानी होगी आपको, आप जिस फिल्म में काम कर रहे हैं उसका प्रोड्यूसर जितना पैसा आपको दे रहा है मैं उसका डबल देने को तैयार हूं। आप प्लीज मुझे ना मत करिए। तो नौशाद साहब ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन मैं एक समय में दो काम नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव बन गया है, जो हैबिट को कहते हैं सेकंड नेचर, मेरा प्रिंसिपल मेरा नेचर हो गया है। मैं एक समय में एक ही करूँगा। और बहुत उन्होंने मिन्नत की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि आपका काम भी ना रुके, इसलिए मैं आपको एक संगीतकार के पास भेजता हूँ, वो बहुत अच्छा गाना बनाते हैं, उनका नाम है सतीश देव बर्मन। आप उनके पास जाइए और आप उनसे कहिए।
उनसे मिलिए, वो ना नहीं कहेंगे। तो वो जो आशु बाबू ने कहा था कि दूसरे की प्रशंसा कभी नहीं करना, ये आप लोग के जनरेशन में देखने को मिलता है। उसके ठीक पहले के जनरेशन में ये मिला कि नौशाद साहब खुद उतना पैसा अस्वीकार करते हुए सचिन देव बर्मन के पास अपना काम भेज रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर। ये जो वैल्यू सिस्टम है पहले के जनरेशन का, उसके बाद के जनरेशन का, ये मैंने कुछ उदाहरण। अब अगर सीधे सीधे डेफिनेशन के लेवल पर इस वैल्यूज के आधार पर कुछ कहा जाए तो वो यही है कि एक आर्टिस्ट की जो पर्सनैलिटी होती है वो थ्री फोल्ड होती है। पहला तो ये है कि वो जिस कल्चर में है, जिस देश में, जिस संस्कृति में, उसको उसने कितने एसिमुलेट किया है, उसके पास वो कल्चर कितना है। दूसरा ये है कि उसका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई नया ऑब्जर्वेशन है, कोई मौलिक बात है कहने के लिए। और तीसरा ये है कि उसके पास टेस्ट है कि नहीं, अरे आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है कि नहीं। अदरवाइज आपका मौलिक बात भी है, आप इंडियन कल्चर में रचे बसे हैं, ग्रो किए हैं, लेकिन आपके पास एस्थेटिक्स नहीं है, उसको कैसे पेश किया जाए, सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है, या आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी नहीं है, तो आप जब पेश करेंगे तो वो बहुत बोझिल होगा। तो ये तीन चीजें एक आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी को बनाती वो चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे बहुत अच्छा सितार वादक हो। ये तीन चीजों से जो व्यक्तित्व बनता है, उसकी वजह से हम लोग को लगता है कि यह आर्टिस्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। उसका व्यवहार भी हमेशा एक स्टैंडर्ड का होता है, एक लेवल से वो बात करता है। इसलिए बड़े लोगों से जब हम लोग बात करते थे तो एक बहुत ही साधारण लहजे में बोला हुआ चीज भी मंत्र की तरह होता था मेरे साथ। मतलब मैं 75 से लेकर 2005 तक लगातार ऐसे लोगों से मिलता रहा हूँ, प्रोग्राम्स देखता रहा हूँ, तो मैंने तो काफी कुछ लर्न किया है। आज उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि तीन चीजें होती हैं आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी में, कि अगर वो इंडियन कल्चर में बड़ा हुआ है तो वो स्वीडिश कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ऋत्विक घटक की फिल्में हम देख सकते हैं, जिनके बारे में सत्यजीत रे कहा करते थे कि वो मुझसे ज्यादा बंगाली है। मतलब बंगाली जो कल्चर का न्यूएंसेस हैं वो उनमें मुझसे ज्यादा है, ये वो कहना चाहते थे कि वो हमसे ज्यादा बंगाली। दूसरी चीज आती है कि आपका अपना ऑब्जर्वेशन लाइफ के प्रति क्या है, और तीसरा है कि आप उसको एस्थेटिकली प्रेजेंट कर रहे थे। ये तीन चीजों से, जो आपने प्रश्न किया कि एक आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, तो वो ऐसा है। और आप इस तरह से, हमने एक दो नाम भी लिए भारत के, अभी ऋत्विक घटक का नाम लिया, तो ये मैंने एग्जाम्पल बताए। सीधे सीधे अगर आप मुझसे आप पूछना चाहें, जानना चाहें, तो मैं अपने बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अ, आपको शायद कभी मैंने किसी कार्यक्रम में ये बताया था कि नहीं, कि मन और वाणी के बीच में एक बार झगड़ा हो गया था। ये कहानी, इसको पहले के जमाने में आख्यान कहते थे। ये कभी मैंने आपको सुनाया है किसी कार्यक्रम में? जी हाँ, जी आपने बताया था आप, कि मन और वाणी के बीच में हाँ झगड़ा हो गया था। फिर हाँ। मन हार गया शायद, कि वाणी, दोनों में से कोई एक ऐसा था। नहीं, मन जीत गया था। मन मन जीत जीत गया गए, था। मन जीत गया था, वाणी हार गई थी। हाँ। हाँ, उसमें क्या हुआ था कि दोनों को ही, दोनों में थोड़ा सा अहंकार आ गया था होगा। ये सब कहानियां बनाई जाती है कुछ उसके पीछे मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, मतलब किसी को सीख देने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि कहानियों से लोग जल्दी सीख लेते हैं, सीधे सीधे ज्ञानात्मक भाषा होती है तो वो थोड़ा कठिन लगता है। तो मन ने कहा कि मैं श्रेयस हूँ। श्रेयस का मतलब होता है मैं श्रेष्ठ हूँ तुमसे। मेरे पास जो चीज पहली पहले आता है, जो चीज आती है उसको तुम बोलती हो, जो मैं नहीं जानता वो तुम बोल नहीं सकती। तो जो अज्ञात है वो तुम बोल नहीं सकती, जो ज्ञात है सबसे पहले मेरे पास आता है, उसको तुम बोलती हो। इसलिए मैं सब वो भद्र हूँ, वहां पर भद्र शब्द आया है। और श्रेयस हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ तुमसे। और भद्र हूँ, भद्र माने मैं ज्यादा अच्छा हूँ तुमसे। वाक ने कहा कि
नहीं मैं श्रेयसी हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं भद्र हूँ। आजकल जिसको लोग सभ्य बोलते हैं, पहले भद्र होता था, इसलिए बंगाल में जब रेजिडेंसी बंगाल था तब भद्र लोग कहा जाता था रविंद्रनाथ के समय में, भद्र लोग। तो भद्र ही शब्द था, संस्कृत से आया हुआ, फिर सभ्य हो गया कि मैं सभ्य हूँ, मैं सभ्य व्यक्ति हूँ आदि। तो उन्होंने कहा कि वाणी ने कहा कि अगर मैं न बोलूं आउटर या वर्ल्ड में कौन चीज क्या है, जैसे मैं किताब, अगर सामने मैं किताब बोलूंगी, क में छोटी हर्ष हुई, त में आ फिर ब, तब तुम्हारे पास वो रजिस्टर होगा ना। बाहरी वर्ल्ड के बारे में जो भी वस्तु जगत है, मैं जो बोलती हूँ वो तब तुम्हारे पास रहता है, तब सोच विचार बनता है। अगर मैं नहीं बोलूँ तुमको उसकी पहचान ही ना हो। दोनों में झगड़ा होता गया, बढ़ता गया, फिर वो लोग वहां गए प्रजापति के पास की फैसला हो। प्रजापति ने जाहिर से कहा कि मन भद्र है, श्रेयस है। ये सुन के वाणी को, वाक को बुरा लगा कि मैं कैसे हार सकती हूँ। तो उनको थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको एक तरह से शाप के स्वर में प्रजापति से कहा कि जब भी इस संसार में यज्ञ हवन हो रहा होगा तो मैं हवि के रूप में नहीं जाऊंगी। मतलब जब भी यज्ञ हवन होता है तो मंत्र उच्चार करते हैं तो वाणी की जरूरत होती है, वाक। तो जब प्रजापति से संबंधित कुछ होगा तो मैं उस वक्त हवन की सामग्री हवि नहीं बनूंगी। तब से आज तक चला आ रहा है, जब भी तमाम देवताओं का उल्लेख होते हुए जब प्रजापति की बात आती है तो जो पंडित होता है वहां पर मौन हो जाता है। वो बोलता है लेकिन वो सुनाई नहीं देता है, वो ध्वनि में नहीं होता, उसको उपांशु वाणी बोलते हैं। जब हम मन में कोई जप करते हैं और उसकी साउंड है, उसकी आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचती है, इस वाणी को उपांशु वाणी बोलती है। बोला नहीं जा सकता क्योंकि वो उन्होंने ही मना किया है हारने के बाद। ये तो कहानी में है। तो इसके बाद यहाँ पर यह है कि जब ऐसा उनको बुरा लगा था कि मैं हार गई, तो उस समय उनका गर्भपात हुआ था, वाक का। और वो जो रेत है, रज, स्त्रियों का, जिसको रजस्वला जिससे बना है शब्द, वो गिरा था। देवताओं ने आके बोला कि ये कहाँ से आया है, क्या है, कहाँ है। तो उन्होंने उनको बहुत संभाल के रख लिया था। ये वाक का रज है, इसको हम लोग संभाल के देवता लोग। तो उस रजस्वला, ये क्या है, कैसा रज है, किसका रज है, इससे शब्द बना था अत्रि। जो अत्रि हम लोग शब्द सुनते हैं, अत्रि ऋषि से इसका कोई मतलब नहीं है। अत्रि शब्द ऐसे बना था। ये शायद हम लोगों ने पिछली बार चर्चा नहीं की थी, इसलिए हमने उसको एक तरह से दोहराया। और जो रजस्वला होती है उसको आत्रेयी कहा गया। हमारे भारत में भी लोग जानते हैं कि आत्रेयी नाम से एक नदी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रजस्वला स्त्री को आत्रेयी कहते हैं। मैंने इस नाम से फिल्म भी सोची थी, या कभी बनाएंगे या बनाई है। तो आत्रेयी वो होती है जो रजस्वला है। अब ये जो मैंने ये जो पूरा आख्यान है, जो कहानी, इसको आख्यान पहले के जमाने में बोलते थे। ये ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में है। अगर कोई इसका सोर्स तक जाना चाहे और डिटेल में पढ़ना चाहे, उसके लिए, उनके लिए हम सिर्फ रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस सेक्शन में मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो ये शतपथ ब्राह्मण, शतपथ इसलिए बोला कि इसमें 100 चैप्टर्स। शत और पथ माने रास्ते, 100 रास्ते, 100 चैप्टर्स हैं। और ब्राह्मण, ब्राह्मण वैदिक साहित्य में क्या होता है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसको वैदिक साहित्य बोलते हैं। तो और हालांकि इसमें 100 चैप्टर्स नहीं है, 100 चैप्टर्स हैं इस तरह से कि पहले कांड है, 12 कांड है, उसमें भी चैप्टर्स हैं। और भी पहले के क्लासिक जो कैटेगराइज करना या चैप्टराइजेशन ऐसी होता था। इसका जो पहला कांड है उसी का तीसरा या चौथा चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय का 6वें से 12 तक के जो मंत्र है उसमें ये कहानी। और ब्राह्मण जो किसी वेद से होता है, तो ये यजुर्वेद से। यजुर्वेद भी दो होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद से है। और शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखा होती है। तो माध्यन दिन शाखा और काण्व शाखा, जो शुक्ल यजुर्वेद की जो दो शाखा है, उसके जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें जो 6 से पद 12 तक का मंत्र है उसमें कहा है। ये तो जानना हुआ कि अपने इंडियन कल्चर को जानना, है ना। अब मैं
ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काशी एक जगह, वहाँ एक नदी है, तो उस नदी का नाम वो आत्रेयी है, ये रजस्वला है। अब ये जाहिर सी बात है कि ऐसा है नहीं, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा गया कथा वस्तु नाट्य शास्त्र में, एक होता है प्रख्यात, जिसमें इतिहास की चीजें ली जाती हैं, रामायण महाभारत की कहानी ली जाती है। दूसरा होता है उत्पाद्य, माने जो कवि की कल्पना होती है, जो वास्तव में नहीं होता है। और तीसरा होता है मिश्र। नाट्यशास्त्र के अनुसार तीन प्रकार की कथा वस्तु होती है, कथानक। तो जैसे पहला प्रख्यात का मतलब हुआ कि हमने रामायण या महाभारत का कोई एक कहानी लेके नाटक लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं। दूसरा हुआ कि सिर्फ कल्पना, जैसे कादम्बरी जो है, तो वो बाणभट्ट की वो कल्पना है, इतनी बड़ी कहानी। तीसरा मिश्र है कि थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी कल्पना, जो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में है, थोड़ा सा महाभारत कर लिया, बाकी अपनी कल्पना से कर दिया। तीन प्रकार की कथा वस्तु के बारे में भरत मुनि ने बताया है। तो ये बताया है 15वें और 16वें अध्याय में। 15वां अध्याय दशरूपक अध्याय है और 16वां में संधि के बारे में जब बताया है, तो कथा वस्तु का बताया है। अब ये कल्पना है कि आत्री नाम की एक नदी है शहर में, जो हमेशा रजस्वला है। इसलिए हमेशा रजस्वला नहीं रहती है, आप जानती हैं। एक समय के बाद वो गर्भवती नहीं हो सकती, अंतःसत्त्वा नहीं हो सकती, एक उम्र के बाद, है ना। लेकिन ये जो नदी है, ये जो स्त्री है, ये हमेशा रजस्वला है, ये हमेशा गर्भवती है, हमेशा ये क्रिएट कर सकती हैं। कभी कोई व्यक्ति आता है, कोई अच्छी कविता लिखा, कोई कहानी लिखा, किसी ने ग्रंथ लिखा, ये युगों युगों से चल रहा है, कब से पता नहीं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो एक नदी बहती है जो आत्रेयी है, जो जिसके पास क्रिएशन अनवरत है, जिसको कभी जिसकी ठहर मतलब मेनोपॉज नहीं होता, ऐसी आत्रेयी नदी। अब ये कल्पना थी, मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ, तो पहले इंडियन कल्चर को जानना हुआ। अगर मैं फिल्म मेकर हूँ तो सिर्फ यही नहीं कि फिल्में क्या क्या बनी है या कहानियां क्या लिखी गई हैं, तो मैं कहानी के लिए वेद तक जा सकता हूँ, जो मैंने आपको सुनाया। तो पहले इंडियन कल्चर को जानना, ये ग्रीक कल्चर में नहीं है, स्वीडिश कल्चर में नहीं है ना। फिर अपना ऑब्जर्वेशन। और तीसरा, अगर मैं इसको एस्थेटिकली इसको कहता हूँ, फिल्म के रूप में, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, तो तीसरा एस्पेक्ट होगा। तीनों को मिला के एक पर्सनैलिटी बनती है एक आर्टिस्ट। तो मैंने उदाहरण कुछ अपने पूर्वजों का दिया, अपने सीनियर्स का दिया, फिर मैं हम कैसे खुद भी फिल्में बनाते हैं या नाटक लिखते हैं, उसका भी मैंने उदाहरण दिया कि एक आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, थ्री फोल्ड। कि वो जिस कल्चर में बड़ा हुआ है, पहले उसके वो उसको एसिमुलेट करे, अपने कल्चर को जाने कि हमारा भारतीय संस्कृति हमारी कहाँ से आई है, क्या हुई है, क्या क्या होता है, कितनी दूर तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, आर्य कहाँ से आए, क्या हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या, वो भारत में है या भारत बाहर है, भारतवर्ष पहले कैसा था, अब कैसा है। तो भारतीय संस्कृति में को पहले एसिमुलेट करे, आत्मसात करे, फिर अपना उसको क्या कहना है, जो आइडिया आएगा, बीज, नाट्यशास्त्र में उसको बीज कहा गया है, पांच अर्थ प्रकृतियों में, फिर उसको कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है, उसमें टेस्ट या ब्यूटी या रस है कि नहीं। ये मैं मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का मैंने समुचित उत्तर देने की कोशिश की। बिल्कुल, आपने हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर दे दिया। अब बहुत सारी बातें जो आपने बताई, तो मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा आई कि जब भी आप कुछ बताते हैं, तो जैसे आपने बताया कि ये बात शतपथ ब्राह्मण में कही गई है, इस अध्याय से इस अध्याय के बीच में, या आपने बताया कि यजुर्वेद भी दो प्रकार के हैं, सब। आज मुझे आप ये राज बताइए, आपके बहुत ही निजी मतलब प्रश्न कर रही हूँ मैं, आपके जीवन से जुड़ा हुआ, कि ये राज कैसे संभव है कि आपको तुरंत तुरंत याद रहता है, और क्या किया है आपने कि आपको ये सारी चीजें कैसे याद रहती, मुझे एक चमत्कार जैसी लगती है। मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं, किसी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। सुपर नेचुरल पावर से बात कर रही हूँ, जो ऑटोमेटिकली, जिसके पास ऐसा लगता है कि बड़ा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, और वो सारी चीजें होती चली जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है। इसका देखिए, एक उत्तर तो ये बहुत दिया जा सकता है, जो बहुत ही ज्ञान गंभीर ढंग का उत्तर होगा, कि आदमी के भीतर ही ज्ञान है, उसमें सब कुछ है। तो अगर वो बाहर का कुछ भी पढ़े ना, अगर पढ़े तो याद ना रखे,
तो वो भीतर से अपने आप प्रकट होगा। एक तो ये उत्तर हो सकता है। दूसरा ये है कि एक हमारी टेंडेंसी रही है कि कोई चीज अगर हमने जाना तो उसके सोर्स तक पहुंचना है। ये जीवन से लिया, जीवन से आया। जैसे आदमी, हर इंसान जब भी बात करता है तो ये जरूर बोलता है कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं यहाँ जा रहा था, मैं, हर वाक्य में मैं जरूर आए। लेकिन वो कभी ये नहीं ढूंढता कि मैं का स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ से ये मैं आता है। क्योंकि वो सबसे रियल चीज इंसान के पास अगर कुछ है तो वो है मैं का बोध या मैं की चेतना। लेकिन वो स्रोत की ओर नहीं जाता। मैं स्रोत की ओर गया, उसका सोर्स पता चला। शायद इसी कारण से जब भी मैं कहीं भी कोई आख्यान, अगर मैंने ये पढ़ा, वांगमनस आख्यान इसको कहते हैं, ऐसे ही शुनः शेप आख्यान है, कई आख्यान, आख्यान मैंने कहानियां, तो मैं ढूंढूं इसके, इसका सोर्स कहाँ है। तो वो जब सोर्स तक गया तो वो फिर आ गया। आइंस्टाइन तो कहते थे कि आप जो कुछ भी किताब में देखते हो उसको कभी मेमोराइज ना करें। बिल्कुल सही बात कहते थे। तो ये आता जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स हैं। इसमें बहुत कुछ बहादुरी की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, आप किसी शायर से बोलिए गजल सुनाई, फिर सुनाता ही चला जाएगा। किसी को कोई जोक सुनाना है तो उसको दूसरी याद आ जाएगी, वो भी सुनाए, फिर उसको चुप कराना पड़ता है। फिर कोई गाता है तो फिर दूसरा तीसरा गाते, पहले वो गाना नहीं चाहता है, फिर वो गाना ही उसको रोकना पड़ता है। ये कॉरस्पॉन्डिंग थॉट्स आते रहते हैं, एक से जुड़ा दूसरा, दूसरा तीसरा। तो ये बहुत मैकेनिकल है, हमें लगता है। ये तो कोई बहुत ही प्रतिभा की बात नहीं है। आप इसे मैकेनिकल कह रहे हैं, मैं से कहूँ कि ये सुपर नेचुरल है। जैसे आपने बताते बताते बीच में बताया कि जब हम कोई मंत्र या आख्यान या मंत्र ही कहिए कि मन में बोलते हैं, हवन के समय आपने बताया, उसको उपांशु कहते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें याद रखना, आपने कहा कि याद नहीं रखते हैं। तो ये ज्ञान जब आप कहते हैं कि सबके अंदर होता है, तो वो फिर सबके अंदर से प्रकट क्यों नहीं होता है? इससे नहीं होता है कि वो शांत नहीं होते और उनका फोकस कहीं और होता है। जैसे मैं अभी आपके कमरे में आऊं तो आप कुछ ऐसा बोल रही हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरा फोकस वही हो जाएगा ना। लेकिन उस कमरे में और भी चीजें होती हैं, उसको भी हमारी रेटिना देख रही होती है। तो जहां हमारा फोकस होता है, आंख उसे देखने लगता है। और अगर आंख का देखने पर मुझे एक चीज याद आ गई कि हम लोग के पास 2 मिनट का समय है अभी। जी। जी अच्छा, है। तो मैं बताऊं कि अ, मैं, जब से गूगल आया, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि गूगल में जो कुछ भी लिखा हो उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लो ऑथेंटिक जगह से। तो अभी मैं पुणे गया था, वो नाट्यशास्त्र पे बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ है। उसमें 4 पद्मश्री आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे। फिर अभी मैं एक बड़ी कलाकार को भी कहीं फेसबुक में कहीं देख रहा था बोलते हुए। और ज्यादातर नर्तकियां और आर्टिस्ट इसको जरूर बोलते हैं कि जहां भी हमारे हाथ जाते हैं, हमारी हथेली जाती है, वहां दृष्टि को, आंख को जाना चाहिए। जहां भी आंख जाती है वहां मन जाता है, और जहां भी मन जाता है वहीं पर रस होता है। इस बात का मतलब बहुत अच्छा है। डांसर्स जरूर बोलते हैं और ये सबको बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। और अक्सर ही डांसर्स इसको बोलते रहते हैं। अभी मैंने एक डांसर को फेसबुक में जो मैंने सुना छोटा सा बोलते हुए, वो जाहिर कथक की नहीं है, दिल्ली में रहती है, भरतनाट्यम ओडिसी सीखा है और वो काफी प्रतिष्ठित है। लेकिन होता क्या है कि वो जो ये बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत बोल रही हैं, या सभी गलत बोलते हैं कि जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा मन जाता है। मैं चाय की दुकान में बनारस में बैठा रहता हूँ, सामने से कई लोग मुझे नमस्ते करके गुजर जाते हैं रोड से, और अगले दिन बोलते हैं कि दादा मैंने आपको कल प्रणाम किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आंख तो देख था ना। तो जहाँ आंख या दृष्टि जाती है वहां मन नहीं जाता है, क्योंकि वो गलत बोला ही जा रहा है, या बोल ही रही है वो आर्टिस्ट। उस दिन स्टेज पर भी सब लोग पुणे में बोल रहे थे। अक्सर लोग बोलते हैं इस श्लोक को, संस्कृत भी बोलते हैं, फिर हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी में कहा भी नहीं गया है, संस्कृत में कहा भी नहीं है, वो हिंदी भी ठीक से उन्होंने किसी से सुन रखा है। लेकिन सब इसको नाट्य शास्त्र का बोल के बोलते रहते हैं। उसमें ये कहा गया है कि जहां पर आपकी हथेली जाए, हाथ जाए, हस्तक जाए, वहां आपकी दृष्टि जाए, जाती है नहीं। जहां दृष्टि जाए वहां आपका मन जाए, निर्देश दिया जा रहा है। जहां मन जाए वहां रस होता है, मतलब मन में रस है, रस के लिए बोला गया है।
अब पहली बात तो संस्कृत भी सब कोई कोई संस्कृत भी याद करके आते हैं, बोलते हैं या तो हस्तो तत्व दृष्टि वगैरह, वहाँ हस्तो शब्द ही नहीं है, हस्त हस्तो है, वो भी ठीक से नहीं सुना हुआ है। संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी ठीक नहीं बोलते हैं। और ये जो नाट्यशास्त्र में बोलते हैं कि नाट्यशास्त्र में है, मुझे तो कहीं नहीं मिला। अच्छा, उसके आगे जाइए, गूगल में आप सर्च करिए ये तो हस्तो वाला श्लोक कहाँ पर है, तो उसमें लिखा रहेगा नाट्यशास्त्र में है, गूगल में। और अभी इस प्रोग्राम के तुरंत बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे किस चैप्टर में है, क्योंकि अब हम सोर्स तक जाना चाह रहे हैं ना। उसमें लिखा रहेगा कि ये 24वें अध्याय में है या 14वें अध्याय में है, कोई एक चीज चैप्टर लिखा रहेगा और पूरा बाकायदे कोट किया रहेगा, लिंक दिया रहेगा। अब अगर आप ग्रंथ से मिलाई तो आपको पूरा नाट्यशास्त्र कहीं नहीं मिलेगा। मैं मिलाने गया, देखा शायद 15 में हो, क्योंकि संस्करण अलग अलग होने से चैप्टर भी कई अलग हो जाते हैं। कहीं पर 20वां अध्याय 10 रूपये का, तो कहीं 19वां है, कहीं 30वां है। तो चलो भाई, तुम 14 बोल रहे हो तो 13-15 भी देख लिए, 14 भी देख लिए, 24वां बोलो तो 23। वो नाट्यशास्त्र में है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? ये तो अभिनय दर्पण का है, और अभिनय दर्पण में ये श्लोक 2 बार आया है। लेकिन अब इसको संस्कृत भी ठीक से लोग नहीं पढ़े होते हैं, हिंदी भी ठीक से नहीं जान रहे होते हैं, किसी से सुन लिया उसको बस बोल रहे होते हैं। किसी से सुन लिया नाट्यशास्त्र में, तो वो भी इसको दोहरा रहे हैं, ये नाट्यशास्त्र में है ही नहीं। गूगल भी मिसगाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि आदमी को राइट सोर्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन चीज कहाँ पर है। और मेरा निवेदन इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे एक्टर्स और डांसर्स, स्पेशली डांसर्स से है कि वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएं। ये अभी मैंने सोनल मानसिंह जी को देखा ये बोलते हुए फेसबुक पर, अपने तमाम नाम कितना ले, सभी लोग इसको दोहराते रहते हैं। ये मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया, ये जो मेमोराइज करना और ठीक सोर्स से नहीं लेना, गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होना, इसकी भी एंथोलॉजिकल एक अप्रोच होना चाहिए कि कहाँ पर इनकरेक्ट है कहाँ करेक्ट है, इसके लिए भी जागरूकता या अवेयरनेस पैदा करना, ये भी आर्टिस्ट का काम है। और आर्टिस्ट की कल्चर की बात हुई तो उसमें ये भी आता है, जिसको मैंने जोड़ा है। एनीवे, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी, बहुत सही बताई। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जो व्यक्ति तो है पर उसमें कुछ सुपर नेचुरल जरूर है। कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हम सब में नहीं है। और अकॉर्डिंग टू नहीं नहीं, मैं फिर से करेक्ट कर लूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं करेक्ट कर दूं, ये सब में है, क्योंकि हमारा फोकस जो मैंने पहले ही बताया, हमारा फोकस दूसरे की तरफ है, मतलब संसार की ओर है। हमको बिल्कुल। ये चाहिए वो जी चाहिए, वो जी सब जी चीजें जी हैं। जी। जैसे ही फोकस विद्या की ओर होगा, अपने भीतर की ओर हाँ। होगा, वो शांत होगा, और उसके बाद ये सुपर नेचुरल एनर्जी अपने आप रिलीज होने लगेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि वो सुपर नेचुरल चीज भी सब में है? मैं ये मान रही थी, सब में। मैं ये नहीं मान नहीं, रही सब थी, में। ये यहाँ पे आपने मुझे अच्छे तरह से करेक्ट कर दिया। मैं ये मान रही थी कि ज्ञान का प्रकाश अलग है और सुपर नेचुरल पावर अलग है। तो रियली वेरी ज्ञान थैंक्स। का प्रकाश, सुपर नेचुरल पावर, सारी चीजें, अगर इसको एक शब्द में सिर्फ लाइट बोले, ईश्वरीय प्रकाश, वो सब में है, लेकिन सबके अंतस अंतस में है। आदमी बाहर की ओर देख रहा है, इसलिए वो इसको अटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, सिर्फ इसीलिए, और किसी और कारण से नहीं। तो मित्रों, हम अपने विद्वान के कहे अनुसार चलिए अपनी तरफ से भी थोड़ा प्रयास करते हैं कि अपने अंदर के अंतस में जो हमारी ईश्वरीय प्रकाश है उसकी ओर देखें। और हमारे विद्वान ने इतना हमें मार्गदर्शन दिया, कुछ तो हम अचीव करें, थोड़ा तो अच्छा बनने की कोशिश करें। सचमुच आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और स्पेशली इस एपिसोड में जब हम ये चाह रहे थे कि एक आर्टिस्ट की पर्सनालिटी क्या हो, तो उसमें आपने एक नई दिशा की तरफ हमें ले गए, एक नया ज्ञान दिया। और आप हमेशा की तरह बड़ी मौलिक बातें, बड़ी रोचक बातें आपने हमें बताई। इसके लिए आपका हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से हृदय से धन्यवाद। आनंद आनंद।